हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। यस, चलो स्टार्ट करते हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये रहेगा आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1, 2, 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क में दिया था मैंने, है ना। तो सॉल्व हो गया हो तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, कितना आंसर आया इसका। इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स बहुत इजी है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या करना है इसमें, बाई पार्ट्स लगाना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन किसको ले लें, इसको एक्स को, सेकंड इसको ले लोगे। यस, प्रनिल का 1 आंसर आ रहा है, अली का 0। ये लो, इसमें भी अलग अलग हो गया आंसर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से लिखना है इसको। फिर ये हो गया हमारे पास 1, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो गया 1 ई हो गया ई माइनस 0 0, ई माइनस 0 0। ठीक है, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, ई की पावर एक्स। ये हो गया हमारे पास 0 to 1, 0 to 1। तो ये हो गया ई माइनस ऑफ दिस इज ई माइनस 1। तो ये चला, ये 1 आ गया आंसर, 1 आंसर आ गया। हाँ, कई लोगों का सही है, 1 आंसर आ गया इसका, है ना। हो गया तो सॉल्व, कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट अगला कौन सा था, अगला ये वाला था। इसका आंसर बता दो जल्दी से। हाँ, वैसे भी कर सकते थे। वैभव आपके पॉइंट पे देखो, वॉल्यूम सही आ रहा है आई थिंक। हाँ, 0 to 2 पाई 1/5 माइनस 2 cos x dx। इसका क्या होगा भाई, जीरो जीरो और चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर यहां पर ये जो है 0 to 2 पाई 1/5 माइनस 2 cos x, ऐसा हम लोगों ने वहां पे सीखा हुआ है, सॉल्व करके भी। हाँ आदेश, वैसे भी कर सकते थे। चलो यहां पर देखो कि 1/5 माइनस 2 cos x है ना, 1/5 माइनस 2 cos x, 1/a प्लस बी cos x या a प्लस बी साइन x है ना, या a cos x प्लस b साइन x प्लस c। इस टाइप का अपन ने सीखा हुआ है कि साइन कॉस को किस में कन्वर्ट कर दो, हाफ एंगल में, फिर tan x/2 को आप t अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 0 to 2 पाई 1/5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और cos थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस टाइप से कुछ आएगा dx। तो यहाँ पर ये बना हमारे पास 0 to 2 पाई, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x/2, नीचे में आएगा 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 और प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, 7 tan स्क्वायर x/2 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया होगा आपने, फिर इसके बाद क्या वो वॉल्यूम का किस किस को दिक्कत हो रहा है भाई, इसके बाद आपने किया होगा कि tan x/2 को t ले लिया होगा। ये 4 तो नहीं लग रहा है, ये 1 मिनट प्लस, ठीक है, tan x/2 को आपने t लिया होगा, लेट tan x/2 इक्वल टू t। तो ये बन गया sec स्क्वायर x/2 हाफ dx, ये हो गया dt। ठीक है, फिर आपने लिखा होगा यहाँ पर दिस इज 2dt और ये बन गया हमारे पास दिस इज 3 प्लस 7t स्क्वायर, 3 प्लस 7t स्क्वायर, इस टाइप से बना। फिर उसके बाद सबको, कुछ लोग, सब ज्यादातर लोगों को वॉल्यूम सही लग रहा है। चलो
फिर इसके बाद क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पे लिमिट रखनी है ना। लिमिट क्या रखोगे, x की वैल्यू अगर आपने 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा तो t कितना आया, 0 आया। फिर x की वैल्यू 2 पाई रखोगे, यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो tan 2 पाई बाई 2, tan 2 पाई बाई 2 बेसिकली tan पाई कितना हो गया, वापस 0 हो गया, है ना। तो 0 से लेकर के 0 तक आप कर रहे हो इसको सॉल्व। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कई लोगों ने इसका आंसर 0 भी निकाला। एक बार फिर से कमेंट करके बताओ किस किस ने 0 निकाला जल्दी से। यहां पर हाँ, आदेश का 0 आ रहा है। यस कुणाल, आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पर। यस विभांशु, आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। पहले एक बार जान तो लें कि किस किस का आंसर 0 आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर 0 आया है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर 0 आया वो सब क्या है, वो सब क्या है, गलत है ना। वो सब क्या है, गलत है। क्यों गलत है अब ये, है ना। कुछ लोग कमेंट करके भी बोल रहे हैं। हाँ करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसमें जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है वो लिख देता हूं मैं यहां पर, कि इसी से लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन शुड बी monotonic and continuous in the interval, है ना। इन द इंटरवल मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको 0 से 2 पाई का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में जो सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हो वो सब्स्टिट्यूशन मोनोटोनिक होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि tan x बाई 2 जो है, x आपका 0 से 2 पाई है ना। तो x बाई टू जो होगा वो कितना हो गया, 0 से पाई हो गया, है ना। और tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा 0 से पाई के बीच में अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। दिस इज 0, पाई बाई 2, दिस इज पाई। मोनोटोनिक तो था, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है। 0 से पाई में ऐसे पाई बाई 2 को एक्सक्लूड कर दें तो मोनोटोनिक तो था पाई बाई 2 को एक्सक्लूड करके। लेकिन ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा जो है इसको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार ट्राई करो, देखे कि क्या करना चाहिए, अगला स्टेप क्या होगा, जल्दी से लिख के बताओ, है ना। हाँ भाई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को उस पॉइंट पर ब्रेक करना पड़ेगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अपन इस लिमिट को इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं ना कि अपना सब्स्टिट्यूशन करने में अपने को दिक्कत नहीं आया है। मतलब अगर अपने को x बाई 2 0 से पाई बाई 2 होता तो दिक्कत नहीं थी, पाई बाई 2 से पाई होता तो भी दिक्कत नहीं थी। तो x बाई 2 अपन ब्रेक कर लेते हैं 0 से पाई बाई 2, एंड यहां पर अपन कर लेंगे इसको क्या करेंगे, x बाई 2 अपना हो जाए, अगर अपना 0 से पाई बाई 2 हो जाए एंड x बाई 2 अपना पाई बाई 2 से पाई हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से पाई बोल रहा है, एंड ये बोल रहा है हमारा x का वैल्यू पाई से 2 पाई बोल रहा है। x का वैल्यू दिस इज पाई टू 2 पाई ये बोल रहा है, ठीक है।
बस अब कर लो इसको। एक्चुअल में जो क्वेश्चन हो गया आपके पास वो क्या हो गया, कहाँ गया, 0 से पाई, दिस इज 0 to पाई 1/5 माइनस 2 cos x, 5 माइनस 2 cos x dx प्लस फिर ये हो जाएगा अपने पास पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई और 1/5 माइनस 1/5 माइनस 2 cos x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, इसको सॉल्व करने का क्या होगा, वही तरीका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व। जहां पे tan x/2 को t लोगे तो लिमिट जो होगा वो 0 to π/2 बनेगा, यहाँ पे π/2 से पाई बनेगा, तो π/2 पे देख लेना वो tan x/2 के टर्म में जो आपका अगर आंसर आता है तो वो लिमिट ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब tan x/2 में, सॉरी tan x/2 में मतलब x/2 π/2 बनता है, तो वहां पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप होगा वो क्या करना है, लेट tan x/2 इक्वल टू t। ठीक है, tan x/2 इक्वल टू u लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर एक और चीज मेरे को बतानी है, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, तो ठीक है ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसके आगे है ना, इसके आगे वही काम करना है जो भी अपन ने ये यहाँ पर ये किया था। ठीक है, सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे करना है, दोनों अलग अलग के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और चीज इसमें मेरे को बतानी है, वो था ये वाला पॉइंट है ना, मोनोटोनिक। अभी अपन ने तो क्या देखा कि कॉन्टिन्यूटी वाला तो अपन ने देख लिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर ये चीज गलत क्यों हो रही है, ये भी एक रीजन और बताना था कि भाई ये तो मैंने स्टेटमेंट बता दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये चीज जो 0 आ रही है वो अगर लॉजिकली सोचे तो वो गलत क्यों है ना, वो आप इसको वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है 0 से 2 पाई के बीच में 5 माइनस 2 cos x, भाई 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2 cos x ना, तो 2 cos x तो -2 से 2 हो सकता है, तो 5 में से आप चाहे मैक्सिमम -2 भी कर दोगे तब भी ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो है fx जो है वो आपका कैसा है, पॉजिटिव। और अपन को पता है कि किसी इंटरवल में अगर मान लो fx पॉजिटिव है, किसी इंटरवल में fx पॉजिटिव है, तो 0 से मान लो ये 2 पाई का इंटरवल है, सपोज 0 से 2 पाई का, तो उस इंटरवल में इंटीग्रल fx dx जो आएगा वो आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना। तो आंसर इसका 0 आ रहा है, वो तो वैसे ही गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। पिछले बार जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, जो पिछले क्लास में लास्ट के कुछ 2-3-4 क्वेश्चन थे उसमें आप देखना दोबारा जा करके, उसमें इस टाइप का कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए भी होमवर्क में दिया था कि ताकि आप इस पे थोड़ा सा सोच सको, है ना, किसी का ध्यान चला जाए तो फिर वो सोच पाए। चलो ठीक है, अपन थे यहाँ पर, एक पॉइंट और बताना था मोनोटोनिक वाला, कि जैसे मान लो सपोज आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है कि 0 से पाई और सपोज कोई साइन एक्स का कोई फंक्शन है ना, साइन एक्स का कोई फंक्शन है और dx, या चलो फंक्शन ऑफ साइन एक्स को भी कुछ अपन ले लेते हैं, इसको अपन कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और dx, चलो साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहां पर अगर आप ऐसे देखो तो मतलब सॉल्व हो जाएगा, इसको लिख देंगे अपन 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, इंटीग्रेट किया और लगा देंगे 0 to पाई, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दैट इज द मतलब बढ़िया तरीका है, वो सॉल्व हो गया। ठीक है, वो एक तरीका हुआ। अगर मैं इसमें मतलब इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करूं तो क्या दिक्कत आएगी, मतलब कि साइन एक्स को अगर मैं टी लेता हूं,
है ना। ये मैंने सिंपल फंक्शन ले लिया तो इसलिए आपको लग रहा होगा यार साइन एक्स को टी लेने की जरूरत क्या है। अगर मैं एफ ऑफ साइन एक्स लिख दूंगा, थोड़ा सा गंदा सा फंक्शन लिख दूंगा, तब हो सकता है जरूरत पड़े। साइन एक्स को मतलब कुछ पॉइंट समझने के लिए जस्ट ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेके साइन एक्स को टी लिया, तो साइन एक्स को टी लिया तो कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा, डी टी होगा। फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी बनेगा, ये जो भी बन के और डी टी बने, वॉट एवर द फंक्शन हियर इज इन टर्म्स ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। तो जो लिमिट आएगी, अब लिमिट अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 पर t कितना हुआ 0, और x की वैल्यू पाई रखा तो वापस से कितना हो गया हमारे पास साइन पाई 0, है ना। 0 से 0 तक इंटीग्रेट करना मतलब ये तो ऑब्वियसली 0 ही है, दिस इज ऑब्वियसली कितना है 0 हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो गई, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया साइन एक्स को टी, तो ये 0 से पाई इस इंटरवल में कैसा, ये नॉन मोनोटोनिक है ना। इस वजह से यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा अगर ये सब्स्टिट्यूशन करना है तो। 0 से पाई बाई 2 देन पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। दो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये आपका तरीका सही होगा। और यहाँ पे देखो लॉजिकली ये गलत क्यों हो रहा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स है ना, 0 से पाई में साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो क्वांटिटी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है ही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर, जब पॉजिटिव क्वांटिटी है किसी एक इंटरवल में तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी में क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ये 0 नहीं हो सकता। तो सब्स्टिट्यूशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए उस इंटरवल में। सेकेंड थिंग कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि साइन एक्स इज नॉन मोनोटोनिक इन 0 to पाई, इन 0 to पाई, ठीक है। हो गया ये। हाँ वैभव, तब आपको ध्यान रखना नहीं पड़ेगा उतना कुछ। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अब इसमें, ठीक है। तो मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी नॉर्मली तो आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, उतना दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट अपन करते हैं, नोट का नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, या n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो या फिर अल्फा इसको बोल देते हैं, अल्फा मैंने बोल दिया, ठीक है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब पर्टिकुलर लिमिट हो गया। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, अच्छा इस लिमिट को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है x और n के टर्म्स में, है ना। दो वेरिएबल है x और n के टर्म में लगा है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो लगी है किस पर, x पर लगी है, a से b, है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, फिर पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में। फिर आप लिमिट n टेंडिंग टू अल्फा करोगे तो दो चीजें सॉल्व हो रही है यहाँ पर, एक डेफिनेट इंटीग्रल फिर देन लिमिट सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अपन इस चीज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, या फिर अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये जो n पर लिमिट लगानी है तो आप क्या करो, पहले n पे लिमिट लगा दो, फिर ये पूरा रिजल्ट आएगा आपको x के टर्म में, ठीक है। फिर बाद में क्या करो, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि n और x ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए अपन ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे तो क्लियर होगा थोड़ा और अच्छे से। ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 to 1 माइनस t बाय n की पावर n dt, ठीक है। सॉल्व करो, देखिए इसको। हाँ कुछ लोग है ना इसमें पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, या फिर 0 से 2 पाई करेंगे तब भी ब्रेक करना पड़ेगा क्या। भाई सिंपली अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है
तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो कहीं ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो अपन ब्रेक करेंगे, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में आएगा भी सही। चलो, तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। कर लो, देखें इसको सॉल्व। इसको देखो करने के दो तरीके। पहले तो क्या कि एक तो है ना इंटीग्रल सॉल्व करें, फिर लिमिट लगाएं। दूसरा तरीका क्या, लिमिट को अंदर ले जाओ, लिमिट पहले लगा दो, फिर बाद में डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ देखें भाई। जिसको वो नोट पॉइंट में मैं पिछला क्या बता रहा था, मतलब ये कहानी समझ में नहीं आई हो, तो भी इस क्वेश्चन के थ्रू अपने आप ही क्लियर हो जाएगी क्या बता रहा हूं मैं। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है e माइनस वन बाई। कुछ का -1 भी आ रहा है। देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे ऐसे देखोगे तो 1 माइनस टी बाय एन की पावर एन डी टी, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो कर भी सकते हो ना, इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसे खास लग नहीं रही है ना। इस अंदर वाले को यू लोगे फिर सॉल्व करोगे तो शायद सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, लिमिट को अंदर ले जाते हैं पिछले वाले नोट पॉइंट से। तो अपन क्या लिखेंगे, -1 to 1, दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये बना 1 माइनस टी बाय एन होल पावर एन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये लिमिट को अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कौन सा इंडिटर्मिनेंसी पहले तो ये देखे, 1 माइनस टी बाय एन, टी बाय इन्फिनिटी 0 हो गया ये, तो 1 पावर इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए अपन क्या लिखते हैं इसको, e की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन आगे आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस टी बाय एन -1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एन एन चला गया, एन एन चला गया, बचा क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एन एन चला गया, फिर तो इसकी जरूरत खत्म, माइनस टी बचा ऊपर, ई की पावर माइनस टी बचा। तो लिमिट सॉल्व हो गई तो क्या आ गया, ई की पावर माइनस टी। आगे क्या चल रहा था, इधर चल रहा था डी टी, इधर था -1 to 1, इधर था डी टी, इधर था -1 to 1। हो गया भाई सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं अब तो इसमें। तो ये हो गया ई की पावर माइनस टी अपॉन -1, कहाँ से कहाँ हो गया, -1 से 1। ठीक है, 1 रख दोगे तो ये बन गया -1 बाई -1 रखोगे तो कितना हो गया, माइनस ई -1 बाई, ई -1 बाई इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट आई इक्वल टू दिस एंड जे इक्वल टू दिस, वेर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, है ना। क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। इसका पिछले वाले नोट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, पिछला वाला कई लोगों का सही था। इसका आंसर निकाले देखें। लास्ट में तो लिमिट रख दिया ना हर्षल, लास्ट में तो लिमिट रख दिया है। अपने को आई और जे की दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है,
अपॉन में -1 कैसे आया पिछले क्वेश्चन में भाई, उसको इंटीग्रेट किया ना, e की पावर -x का इंटीग्रल क्या होगा, x के कोफिशिएंट से भी तो डिवाइड करोगे भाई। इसका आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का आंसर क्या आएगा, आप ये बोल रहे हो दोनों का आंसर सेम आएगा, मेरे को चाहिए वैल्यू, है ना, वैल्यू वाइज क्या आएगा। आपका आंसर ए और बी के टर्म्स में आएगा आई थिंक, है ना, ए और बी तो क्वेश्चन की देन है, तो आई थिंक ए और बी के टर्म्स में आ रहा होगा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो कई लोगों ने क्या करा, किसी तरह से मतलब ये तो देख लिया कि भाई दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, एक प्रॉपर्टी भी हालांकि वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके दिखाई दे रहा है कि आंसर तो जो है वो सेम आएगा, ठीक है। चलो जिनको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई लोगों की या ज्यादातर लोगों की अप्रोच होती है कि इंडिविजुअली सॉल्व करके और आंसर निकाल ले, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग और आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक तरीका तो वो है जो अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रल में सीखा है कि इसको भैया आप कर लोगे, सॉल्व तो कर ही लोगे इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू, जैसे अपन ने सीखा है वहां पर, तो बाद में लिमिट लगा दिया सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एक वो तरीका हुआ। सेकेंड तरीका जो है इसको सॉल्व करने का वो देखो भाई, यहाँ पे क्या है हमारे पास, a cos x b sin x है, यहाँ देखो a cos x b sin x, सबसे अच्छी खास बात यह है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को यूज करके इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिवली इजी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, एक काम करें, अगर अपन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसी चीज बना ले तो अपना तो कैंसिल हो जाएगा, तो फायदा ही है, या फिर न्यूमरेटर में अपन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बना लें तो नीचे t लेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा, तो वो भी अच्छा है ना। तो अपन इन दोनों की हेल्प से ऊपर न्यूमरेटर सेम बना लेते हैं। देखो a cos x b sin x है, तो एक काम करते हैं, इसको i को किससे मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा a cos x, फिर यहाँ पे b sin x ले आते हैं, तो j को किससे मल्टीप्लाई करें, b से, है ना। तो अच्छी चीज एक और है कि है ना, यहाँ पे लिमिट भी दोनों का सेम है 0 to π/2, तो दिस इज 0 to π/2, तो ये क्या बन गया हमारे पास a cos x प्लस b sin x अपॉन नीचे भी क्या हुआ a cos x प्लस b sin x dx, ये कैंसिल हो गया, पूरा सब कैंसिल हो गया, 1 dx, 1 का इंटीग्रल x, x को लिमिट रखोगे तो कितना आएगा π/2, तो ये कितना हो गया π/2 हो गया। तो ये पहला इक्वेशन हो गया भाई, i और j में ये पहला इक्वेशन हो गया ai प्लस bj इक्वल टू π/2। एक और इक्वेशन ले आते हैं, है ना, तो अपन को ये कोई गंदे से सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे और बच जाएंगे उससे। उसके लिए तरीका क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, b cos x माइनस a sin x, b cos x माइनस a sin x, तो इसको b से मल्टीप्लाई करें, b आए, माइनस a sin x सही है, तो इसको माइनस a से मल्टीप्लाई करें, है ना, माइनस a j, ठीक है, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 0 to π/2, दिस इज b cos x माइनस a sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x और dx, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, नीचे वाला t लिया, ये t लिया, तो ऊपर क्या लिखा है, dt लिखा हुआ है, सही लिखा ना, हाँ ऊपर dt लिखा हुआ है, तो ln t हो गया, ln t, तो ln ऑफ a cos x प्लस b sin x कहां से कहां हो गया ये, कहां से कहां हो गया ये कि 0 to π/2 हो गया, 0 to π/2, तो इसको अगर आप देखो तो ये कितना बन गया, π/2 रखोगे तो ये 1, ये 0, तो ln b माइनस 0 रखोगे तो 0, ln a, तो ये हो गया ln b/a, ठीक है। तो i में i और j में पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, क्या करेंगे, सॉल्व एंड गेट i एंड j, ठीक है। तो दिस इज solve 1 and 2, get i and j,
ठीक है, चलो। हाँ खेमेंद्र, उससे पता चल जाता है भाई। ये देख लेना आप, ये तो है ना 2 इक्वेशन और 2 अननोन टाइप से हो गया ना, आई और जे 2 इक्वेशन 2 अननोन है। अगर ऐसे नजर नहीं आया तो आई और जे को एक्स और वाई ले लो तो दिख जाएंगे 2 इक्वेशन 2 अननोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? बहुत सिंपल है भाई। ए से बी अगर है हमारे पास लिमिट, तो अंदर में वेरिएबल चाहे एक्स हो चाहे टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि टी की लिमिट भी ए से बी है और एक्स की लिमिट भी ए से बी है। ठीक है, अगर लिमिट चेंज हो जाती तो फिर फर्क पड़ता। लिमिट सेम ही है तो अंदर वेरिएबल कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे एफ ऑफ जेड डी जेड भी लिख सकते हो, ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, प्रोवाइडेड लिमिट यहाँ पर सेम है ना, प्रोवाइडेड लिमिट सेम है। लिमिट अगर बदल गई तो फिर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ खास ऐसा है नहीं। और अगर इसको प्रूव करने के लिए देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका इंटीग्रल मान लो कि सपोज क्या आया, जी ऑफ एक्स प्लस सी आया सपोज। ठीक है, और लिमिट लगा दोगे आप ए टू बी, तो भाई इंटीग्रल एफ एक्स अपन मान रहे हैं, इंटीग्रल एफ जो है जी है ना, इंटीग्रल एफ जी है, तो ये कितना हो गया? दिस इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इंटीग्रल एफ अपन ने क्या बोला भाई? जी ऑफ जी है, जी ऑफ टी प्लस सी ए से बी, तो ये कितना हो गया वापस? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ गया, वापस ये आ गया। इधर से भी वापस ये आ गया, यहाँ से भी क्या आएगा? वापस यही आएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो एकदम इजी सही है। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी बहुत बेकार सही है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करना है तो आगे क्या लगा दो? माइनस साइन लगा दो। मतलब ऐसा लिखा है 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अगर आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 2 से 0 करना है, तो आप क्या करो? माइनस साइन लगा दो, फिर क्या लिखो? मतलब ये चीज और ये चीज फिर सेम हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी वो चाहो तो आप कर सकते हो भाई। इंटीग्रल इसका क्या होगा? जी ऑफ एक्स प्लस सी, फिर से आपने लगाया ए से बी, तो ये कितना हो गया? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे आप इसको माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी, कहाँ से कहाँ? ए से बी, तो ये कितना हो गया? सॉरी बी टू ए, बी टू ए, तो यहाँ पे हो गया जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो भाई ये दोनों सेम ही तो लिखा है, ये भी तो क्या आ गया? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी, एकदम इजी था। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी भी एकदम इजी था भाई। कहीं पे अगर मान लो ऐसा लिखा है 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मेरा मन है कि भाई मैं पहले 0 to 1 इंटीग्रेट कर लूं, फिर 1 से 2 कर लूं, क्या दिक्कत है? 0 to 1 और 1 to 2, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें भाई। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हुआ, ठीक, 0 से 2 आपको जाना है, तो मैं 0 से 1 गया, इतना पार्ट कवर किया, फिर 1 से 2 गया, फिर ये पार्ट कवर किया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अल्टीमेटली 0 से 2 में ये पूरा पार्ट कवर हो तो क्या ये सारा का सारा, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जनरली हम यूज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए नहीं करते भाई। कोई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट थोड़ी ना करेगा इस तरह से कि 0 से 2 है तो पहले 0 से 1 लिखेगा फिर 1 से 2 करेगा। ऐसा तो आप इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हो, फिर करते रहो, केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी पूरा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज जनरली अपन तब करते हैं जब अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो किसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल है 0 से 2 इंटीग्रल एक्स डीएक्स, इंटीग्रल एक्स डीएक्स, तो अपने को पता है कि भैया ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है कहां पर? 1 पर। और ये जो फंक्शन है मतलब अपनी डेफिनेशन भी चेंज कर रहा है अलग अलग इंटरवल में। तो 0 से 1 में अपन इसको लिखेंगे क्योंकि 0 से 1 में इंटीग्रल एक्स क्या होता है? 0 होता है। फिर इसको अपन लिखेंगे 1 से 2 में, 1 से 2 में इंटीग्रल एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो 1 dx, है ना। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो c है ये जरूरी नहीं कि a से b के बीच में ही कोई नंबर हो, a से b के बाहर भी हो सकता है ना। मान लो आप 0 से गए थे 2 इंटीग्रेट करने, आपने किया यहाँ पे 0 से 5 फिर 5 से 2 कर दिया, मतलब ऐसे बाहर भी हो सकता है ये। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप सॉल्व होके सही आंसर आ जाएगा। चलो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी है, एकदम छोटे छोटे से।
क्या लिखा है, सिग्नम एक्स और ये मॉड एक्स है ना। ये तो मतलब हो गया होगा, ये तो पूछना ही लग रहा है बेकार सा है ना, इसको पूछ के ही गुना कर दिया तो। लो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर ही शायद अलग अलग आ गया, किसी का 4 किसी का 2। लिमिट जो है क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। -1 to 3 लिखा है, -1 to 2 लिखा है, तो भाई क्लोज ओपन यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में सी कहाँ गया वैभव, सेकेंड प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में सी कहाँ गया, कौन सा सी भाई। अरे ये सी तो तुमको बताया था ना, तुम्हें लग रहा है पहला लेक्चर और पहला स्लाइड देखने की जरूरत है ना भाई। यहाँ पे रख लो ना, अपने आप बी रख लो, एक बार ए रख लो, सी गायब होता हुआ खुद ही नजर आ जाएगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई खुद को, है ना। -1 to 3 सिग्नम ऑफ एक्स डी एक्स। चलो इसको कर लेते हैं। सब पता ही है कि भाई जहां पे x पॉजिटिव होगा सिग्नम x1, x0 तो सिग्नम x0, x नेगेटिव सिग्नम x -1। ठीक है, तो -1 से 0 में ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज -1 dx। ठीक है, और 0 से 3 में पॉजिटिव है, तो ये लो भाई, ये बन गया 1 dx। ये सॉल्व हो जाएगा, जो भी आएगा देख लेना कितना आ रहा है। ये 3 तो ये हो गया, और शायद ये -1 आएगा, देख लेना जो भी आंसर आएगा। ये हो गया मॉड एक्स। मॉड एक्स अपना मॉड एक्स खुद एक बार कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है इस इंटरवल में। तो -1 से 0 में हमें पता है कि मॉड एक्स कैसे बिहेव करेगा, -x की जैसे। फिर 0 से 2 में मॉड एक्स हमें पता है कैसे बिहेव करेगा, x की जैसे। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व। भैया ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कि मैं इसको सॉल्व करके एकदम आंसर निकाल दूँ ना, ये वाला तो आप निकाल लेना। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा देख लेना कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं अपन एकदम एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 0 to 3 मॉड 5x - 9 dx। ये भी ऐसा लग रहा है कि ये तो पूछने लायक है ही नहीं, है ना। चलो फिर भी कर लो जल्दी से। 0 to 3 mod of 5x - 9 dx। चलो वैसे हो जाएगा ये भाई। 9/5 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। 9/5 बोले तो कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग, 1.8 या जो भी है ना। मतलब 2 से कम पर किसी पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा है, 9/5 पर ये ब्रेक हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि भाई 0 से 9/5 तक आप गए, 0 से 9/5 तक आप गए, तो आप इसको लिखोगे 5x - 9 dx। फिर आप गए 9/5 से लेकर के 3 गए, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, और 9/5 से 3 गए तो 5x - 9 dx हो। ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द मेथड 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड 2, कई बार क्या होता है कि मॉड के अंदर कुछ ऐसी चीज थोड़ा सा गंदा फंक्शन बन जाता है, या फिर जैसे कि यहाँ पर जो था ये इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, इसके अंदर थोड़ा सा गंदा फंक्शन बन जाता है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि आप इंटीग्रल के पार्ट के अंदर वाला फंक्शन को टी अज्यूम कर लो। ठीक है, या फिर मॉड के अंदर वाली चीज को टी अज्यूम कर लो, तो वहां से ऑब्जर्व करना कई बार बेटर हो जाता है या इजी बन जाता है। तो लेट 5x - 9 इक्वल टू टी, तो ये बन गया 5 dx इक्वल टू dt। तो यहां पर ये बन गया दिस इज मॉड टी, ये बन गया dt,
और ये बन गया 1/5। x की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये बना t की वैल्यू -9, x की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे तो 15 - 9 6। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी है। 1/5 इसको लिखा अपन ने -9 to 0 माइनस टी डी टी प्लस 0 to 6 टी डी टी, है ना। इस तरह से सॉल्व हो गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये सेकंड मेथड बताना था, ये क्वेश्चन दिया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ खास है नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, एकदम इजी है। कौन से ग्राफ से एरिया, कौन सा बोल रहे हो सुनील, कौन सा एरिया निकाला भाई? अरे ये 0 to 1 में ये पार्ट हुआ, 1 से 2 में ये पार्ट हुआ, तो 0 से 2 में पूरा का पूरा ये पार्ट हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट, 0 to पाई क्या लिखा है, √1 + cos2x/2 dx। ये भी है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल दो आंसर। चलो कुछ लोग इसका आंसर 9/2 बता रहे हैं, कुछ लोग क्या, मतलब एक व्यक्ति का आंसर 9/2, एक का आंसर 2, और एक तो डाउट ही पूछता रहता है ऑल टाइम, एक का आंसर शायद 0, एक का -1, एक का 2। सब आंसर आ गए है ना, -1, 0, 1, 2, 9/2, सब तरह के आंसर आ गए। इसमें क्या बोल रहा है ये, 0 से 2 और 2 से 3 क्यों नहीं लिखा भाई? यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन जिस पॉइंट पे चेंज होगा वहां पे अपन क्या करते हैं, फंक्शन को ब्रेक करें, लिमिट को अपन ब्रेक करते हैं, अपनी मर्जी थोड़ी है, वहां पे ब्रेक कर दिया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो दिस इज 0 to पाई, ये कितना बना, 1 + cos2 θ 2 cos2 θ 2 कैंसिल हो गया, cos2 θ रूट लिया तो ये बना cos x dx। फिर कितना हो गया, ये cos का इंटीग्रल sin x, ये कितना हो गया 0 to पाई। ये तो यार 0 - 0 आ गया यार, क्या हुआ ये लोग, 0 0 0 आ गया है ना, 0 0 0 आ गया है तो, लेकिन तो गलत है। क्यों गलत है? ये 0 से पाई में ये वैसे रूट वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी का इंटीग्रल 0 कैसे आ सकता है, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, तो गलती कहाँ पे हो रही है, वो गलती देखो। 0 to पाई ये बन रहा है 1 + cos2x 2 cos2 θ डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, √cos2x को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, mod cos x, क्योंकि 0 से पाई में ये क्या हो रहा है, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये बना हमारे पास 0 से पाई में कितना हो गया, इसको ब्रेक कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, π/2 से पाई में दिस इज नेगेटिव, तो ये बना -cos x dx। अब क्या होगा, अब सॉल्व हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना। हाँ नमन सही बोल रहे हो, अली सही बोल रहे हो, आदेश पहला क्वेश्चन, हाँ सोल्यूशन जो है भाई सोच समझ के करना है ना, क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, -1 to 3, ये लो भाई एक और बेकार क्वेश्चन, ये लिखा है डिनोट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये तो हो जाएगा -1 से 3 x प्लस हाफ का इंटीग्रल dx। देखो एक तरीका तो ये है कि अपन इसको ब्रेक करें वहां पर जहां पे ये अंदर वाली चीज क्या बन रही है, इंटीजर बन रही है, ठीक है, वहां पे अपन इसको ब्रेक करें। तो ये इंटीजर कहाँ पे बन रही है, x प्लस हाफ, ये चीज देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए एक तो दिख रहा है कि -½ पर शायद बन रहा है, -½ पर ये इंटीजर बन रहा है, फिर हाफ पर बनेगा, फिर शायद 3/2 पे बनेगा, फिर 5/2 पे बनेगा, फिर इस तरह से ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक तो वो तरीका है, अपन उस तरीके से इसको कर ही लेंगे, है ना। मेथड 2 मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही है तो अंदर वाली चीज को आप टी अज्यूम कर लो तो ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। तो dx इक्वल टू dt बन गया ये, तो इंटीग्रल ऑफ ये t बना dt, है ना भाई। इसको ऑब्जर्व करना और इसको ऑब्जर्व करना ये ज्यादा अच्छा है ना, इंटीग्रल t ज्यादा अच्छा है बजाय इसके। बस अब यहाँ पे लिमिट थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, x के वैल्यू -1, तो ये बन गया हमारे पास -½ से लेकर के 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है, 7/2। बस अब सॉल्व हो जाएगा ये। इसको आप ब्रेक कर लोगे भाई, -½ से 0 पता ही है, ये कितना बनेगा, दिस इज -1 dt। फिर लिखोगे इसको 0 to 1 0 dt, फिर लिखोगे 1 से 2 1 से 2 1 dt, फिर लिखोगे 2 से 3, देख लेना भाई ये 3.5 है, 3.5, कुछ लोगों को 3.5 समझ में नहीं आएगा, 3.5, 2 से 3 ये हो गया 2 dt, प्लस 3 से 3.5 मतलब 7/2 लिखना पड़ेगा, 7/2 ये बना 3 dt। हो गया भाई सॉल्व, हो गया सॉल्व, है ना। तो ये भाई है ना, ये छुटपुट कर लेना, सॉल्व देख लेना जो भी आंसर आता है। कुछ लोग आंसर 4 बता रहे हैं, कुछ लोग 5.5 बता रहे हैं, कुछ लोग क्या बता रहे हैं। तो भाई इसका आंसर तो सही निकाल लो, अब जो भी आ रहा है यहाँ से जोड़ना और घटाना ही है बस, यहाँ पे ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 0 to 2 इंटीग्रल x² dx। कर लो भाई जल्दी से, है ना। वन टू इन्फिनिटी होगा अजय अगर लिमिट, तो करते जाओ उसको, है ना, ब्रेक करते जाओ इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, है ना, सोना मत आज, वही काम करना बस। चलो तो अगला क्वेश्चन करो, क्या बोल रहे हो नमन। 3.5 तो समझ आता है, पर ये समझ नहीं आता कि 2.5 क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ भाई नमन, वो नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन का कुछ लोगों ने नहीं, एक का आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। और चलो देख लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, वही x² जहां जहां पे इंटीग्रल बनेगा 0 से 2 में, वहां पे ब्रेक होगा। तो x हमारे पास है 0 से 2, तो x² कितना हो गया, 0 to 4, x² 0 to 4, तो ब्रेक कहाँ पे होगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो x² एक बार 0 to 1 आप लोगे, फिर x² आप 1 से 2 भी लोगे, फिर x² आप 2 से 3 भी लोगे, फिर x² आप क्या लोगे, 3 से 4 लोगे, है ना। इस तरह से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो x² की वैल्यू जब 0 से 1 है, तो इंटीग्रल इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल इस वाले पार्ट में क्या होगा, 0 dx होगा। फिर भाई लिमिट अभी लगा लेंगे, जब x² 1 से 2 है तो इसका इंटीग्रल कितना हुआ, 1। फिर क्या बोलोगे आप, x² जब 2 से 3 है तो ये बना 2, ठीक है, इस तरह से ये बना 3dx। अब अपने को यहाँ पे लिमिट्स लगानी है, तो 4 बन गए, तो 4 इंटीग्रल बन गए।
जब एक्स स्क्वायर 0 to 1 है तो एक्स का वैल्यू 0 to 1 पॉजिटिव में अगर बात करें तो फिर यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू 1 से √2, फिर यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू √2 से √3, फिर यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू √3 से 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दिस इज द मेथड 1। एक बार टी वाला मेथड ट्राई करके देखें, क्या देखें मेथड 2 में क्या होता है। अगर टी अपन लें तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा दिस इज 2x dx dt बना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पर t0, x की वैल्यू 2 पर t4। ये बना इंटीग्रल t और dx की जगह आएगा dt अपॉन 2x, है ना। तो 2x, x कितना है हमारे पास √t, पॉजिटिव है x, तो ये x क्या लिखा √t लिखा। तो इस बार थोड़ा सा ये वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में। लिमिट रखने के रेस्पेक्ट में तो इजी बन गया, लेकिन सॉल्व करने के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बेकार सा दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, दिस इज 0 to 1 लिखोगे, फिर ये 0 dt अपॉन 2 √t बना। फिर 1 से 2 लिखोगे, 1 से 2 में 1 बना, 1/2 √t dt। फिर 2 से 3 में ये बना 2 dt अपॉन 2 √t। फिर ये बना 3 से 4 में 3 अपॉन 2 √t dt। इस तरह से बन गया ये, है ना। ये वाला लिमिट वाइज तो इजी बन गया, लेकिन ओवरऑल सॉल्व करने के हिसाब से थोड़ा सा बेकार बन गया। तो यहाँ पे लिमिट वाइज ये थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन सॉल्व करने के हिसाब से ऊपर वाला ज्यादा अच्छा था। चलो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया। अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास -a to a fx dx। -a to a fx dx जो होगा वो 0 होगा अगर fx ऑड है, या फिर 2 टाइम्स होगा अगर fx इवन है। तो बहुत इजी ये प्रॉपर्टी, है ना, बहुत इजी इसको प्रूव करना। जैसे भाई आप मान लो y = x² एक फंक्शन है, और अगर आपको -1 से 1 में इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली ये एरिया और ये एरिया ही आएगा, दोनों ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव है ना। तो -1 to 1 अगर आपको x² dx करना है तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट आएगा, दोनों पार्ट सेम ही है क्योंकि सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट फंक्शन इवन है। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 क्या लिख दे x² dx, है ना। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। या फिर अगर अपन देखें y = x³ तो ये ग्राफ होता है उसका। तो अगर अपन -1 to 1 में x³ dx देखें तो क्या होगा भाई, ये पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और ये पार्ट जो है नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और सिमेट्रिकल ग्राफ है, मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये है। तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा, ये नेगेटिव के साथ आएगा। सम कितना हो गया, अलजेब्रिक सम कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अलजेब्रिक सम कितना हो गया, 0 हो गया, ग्राफिकली दिख रहा है। सेकेंड थिंग, बस हाँ 0 हो गया, बस इसमें बस यही बताना है ना, fx ऑड है तो 0 हो गया, कुछ बताया नहीं होगा। तो इवन में डबल हो जाएगा, ऑड में क्या होगा 0 बन जाएगा। इजी है ना, क्वेश्चन करते हैं इस पे। लेकिन इसका ध्यान रखना लिमिट का, -a to a, है ना, ऐसी बात हो रही है। आप ऐसा मत कर देना कि भाई 0 से 2 में आपने देखा x³ या 0 to 1 में x³ dx आपने देखा ऑड है तो 0 हो गया, ऐसे नहीं। ऑड में 0 नहीं होगा, -a से a होना चाहिए लिमिट, है ना। लिमिट का ध्यान रखना। चलो, तो ये क्वेश्चन है -½ to ½ sec x ln 1 - x अपॉन 1 + x dx। जल्दी से इसका आंसर बता दो। हाँ, -a से a में जरूरी नहीं है आकाश हो गया होगा भाई। ये तो एकदम जरूरी थोड़ी है कि इसका पहले इंटीग्रल सॉल्व करें फिर लिमिट निकालें, है ना। भाई डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में तो प्रॉपर्टीज ज्यादा हावी होती है ना, बजाय सीधा सॉल्व करने के।
कोई क्वेश्चन अगर मान लो बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, इसका मतलब एक बार आपके माइंड में आना चाहिए कि शायद गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कि कहीं प्रॉपर्टीज पे ऐसा नहीं हो रहा कि हम प्रॉपर्टीज ना लगा रहे हो और सॉल्व किए जा रहे हैं ना। हाँ, तो कई लोगों का इसका आंसर आ गया 0। तो सबसे पहले कैसे देखा, -a to a दिखाई दिया, फिर उसके बाद अपने को क्या देखना है, ऑड और इवन देखना है। तो ये फंक्शन तो अपने को पता ही है कैसा है, इवन है, और ये फंक्शन अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑड है ना। अभी कई लोगों को ऑड नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, तो वो जाके अपना फंक्शन वाला चैप्टर का लेक्चर देखे, ऑड इवन वाला, उसमें शायद ऐसा ही क्वेश्चन था या इससे बेटर था, ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टाइप का क्वेश्चन था, है ना, वो ऑड आ रहा था कहीं, तो इससे अच्छा क्वेश्चन वहां पर है। तो दिस इज ऑड इवन, ओवरऑल क्या हो गया, ये ऑड है ना, ओवरऑल ऑड हो गया, समझ में आता है। तो ये बन गया भाई अपना 0, ये तो 0 हो गया है ना, बेकार सा क्वेश्चन था, निपट गया ऐसे। अगला देखते हैं, अगला कर लो, अगला भी ऐसे ही है, अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो इसको सॉल्व। ये तो कुछ बताना ही नहीं है, इसमें क्या बताना है ना, ये तो हो गया होगा, देखते ही हो गया है तो। देखते ही हो गया होगा ये तो। लो भाई, यहाँ पे आंसर में वेरिएशन आ गया, कुछ लोग इसका आंसर 0 बता रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर -12 बता रहे हैं। लो भाई, यहाँ पे वेरिएशन हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? लो, एक और आंसर आ गया, -1/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में भी 3-4 तरह के आंसर देखने मिल गए, एक और आ गया, बहुत अच्छे, -1, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से जो लोग इसका आंसर 0 बता रहे हैं वो तो सरासर गलत है ना, वो तो साफ साफ ही गलत दिखाई दे रहा है मेरे को। भाई ये जो पूरा फंक्शन है, ओवरऑल एफएक्स की बात करें तो ये तो ऑड है ना, ये तो ऑड है हमारे पास, लेकिन ये तो अपने को -12 से हाफ में देखा जाए तो ये तो नाइदर हो गया है, तो ये तो नाइदर हो गया। तो अपन एक काम करें कि इसको -12 से हाफ अलग अलग लिख लो ना भाई, इंटीग्रल x dx प्लस -12 से हाफ। अच्छा, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, पूछ लिया करो अगर कंफ्यूजन हो तो, नोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -12 to हाफ ln 1 + x अपॉन 1 - x dx। अरे भाई ये तो ऑड है, तो ये तो खत्म हो गया, इसको तो उड़ा दो, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये था एक्चुअल में क्वेश्चन, ये थोड़ी था, ये था। इसमें भी कई लोगों ने 0 0 आंसर लिख रहे हैं, आई थिंक 0 तो नहीं आएगा, -12 to 0 तो -1 हो गया, और ये कितना हो गया 0 to हाफ, ये बन गया 0 dx। ये कितना हो गया देख लेते हैं, देखें आंसर कितना आ रहा है, -x से ये -12 से 0, ये देखना है यार, ये कितना आ रहा है 0 0 माइनस ऑफ -3 माइनस आएंगे, मतलब -12, 3 माइनस -12 सही आंसर दिख रहा है इसका ना, -12 सही दिख रहा है इसका आंसर। वो दिख भी रहा है ग्राफिकली, अगर आप देखोगे तो 0 से हाफ में तो लाइन 0 पे बनती है ना, और -12 से 0 में वो लाइन पीछे की तरफ नीचे जा रही है, तो दिख रहा है नेगेटिव आंसर ही आएगा। अगला क्वेश्चन है ये रहा। चलो एक काम करते हैं, इसको आप घर पे कर लेना आराम से, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी जो है अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हुए अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, होमवर्क कर लेना। चलो बाय बाय।